आज हम एक ऐसी कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे जो सिर्फ जीडीपी या इकोनॉमी ग्रोथ की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के पुनर्जन्म, संघर्ष, आत्मनिर्भरता और उसके लोगों के सपनों और मेहनत की कहानी है। 1947 से लेकर 2025 तक भारत ने जो आर्थिक सफर तय किया है, वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस लंबी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, कई मुश्किलें आईं, लेकिन भारत हर दफा और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं। आइए 1947 से शुरू करते हैं, जहां से ये कहानी जन्मी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत एक्स, जहां हम बिना किसी डरे सिर्फ सच को आप लोगों से बयां करना चाहते हैं, और सच को बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 1, 1947 से 1965, आज़ादी के बाद का संघर्ष और नवनिर्माण। 1947 में जब भारत ने आज़ादी पाई, तब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को लगभग बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिश के जाने के बाद भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, जहां 70% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था। रेलवेज तो थे, लेकिन वो भी ब्रिटिश के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बनाए गए थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग ना के बराबर था। इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी कम था। लिटरेसी रेट सिर्फ 12% थी और देश में कई जगह बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं थीं। ब्रिटिश के जाने से पहले 1750 में भारत दुनिया की 23% जीडीपी का मालिक था, लेकिन 1947 तक ये संख्या 3% से भी कम हो चुकी थी। ये डेटा एंगस मैडिसन जैसे प्रमुख इकोनॉमिक हिस्टोरियंस ने दिया है। 1947 में भारत की जीडीपी लगभग $25 बिलियन थी और पर कैपिटा इनकम लगभग $64 पर ईयर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग मॉडल अपनाया, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज पर जोर दिया गया। नेहरू का मानना था कि अगर भारत को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल विकास चाहिए, तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करनी होगी। इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया और 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 एग्रीकल्चर पर फोकस करता था। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करता था, जिसमें महालनोबिस मॉडल यूज किया गया। इस दौरान भारत ने कई स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस बनाए। आईआईटीज, इसरो की नींव इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में, डीआरडीओ 1958। लेकिन ये पीरियड सिर्फ नवनिर्माण का नहीं था, कई संकट भी आए। 1947 का पार्टीशन, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रेफ्यूजी बन गए, ने देश की इकोनॉमी पर भारी बोझ डाला। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। फिर 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई। इस समय तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 3.5% के आसपास थी, जिसे बाद में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से जाना गया। चैप्टर 2, 1966 से 1980, लाइसेंस राज, हरित क्रांति और गरीबी हटाओ। इस दौरान भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में कई रिजिड कंट्रोल्स लगा दिए थे। लाइसेंस राज का मतलब था कि किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए कई प्रकार के लाइसेंसेस की जरूरत होती थी। इस प्रक्रिया में करप्शन और रेड टेपिज्म बढ़ गया। एंटरप्रेन्योर्स को हर छोटी छोटी चीज के लिए ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर काटने पड़ते थे। इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया। इसका उद्देश्य था बैंकिंग सर्विसेज को गांव तक पहुंचाना। इसके बाद लोन वाले सेक्टर्स में कृषि, छोटे उद्योग और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी गई। ये एक बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रयास था। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन एक गेम चेंजर बनी। एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में नए सीड्स, एचवी सीड्स, इरिगेशन टेक्निक्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हुआ, जिससे अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इस क्रांति के मुख्य केंद्र रहे। भारत पहली बार अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना। 1974 में भारत ने पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिससे हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल एटॉमिक पावर बन सकता है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 तक डेमोक्रेसी के मूल्यों को प्रश्न चिन्ह मिला और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रुक गए। इस पीरियड में देश की जीडीपी ग्रोथ 3% के आसपास रही। पॉवर्टी अब भी एक बड़ी समस्या थी। गरीबी हटाओ एक नारा था, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस आए। चैप्टर 3, 1980 से 1990, लिबरलाइजेशन की पहली झलक। 1980 में भारत ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाना शुरू किया। राजीव गांधी के नेतृत्व में कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। आईएसडीएन टेलीकम्युनिकेशन, एमटीएन और एनआईसी नेट जैसे इनिशिएटिव्स इस पीरियड में आए। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कुछ सेक्टर्स में कम किए गए। सीधा फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अलाउड नहीं था, लेकिन जॉइंट वेंचर्स की शुरुआत होने लगी थी।
इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जैसे धीरूभाई अंबानी ने ये मौका पहचाना और पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस में इन्वेस्टमेंट्स किए। लेकिन इस दौरान फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया। 1990 तक इंडिया एक ऐसी स्थिति में था जहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से और गल्फ वॉर के कारण रेमिटेंसेस गिरने से देश एक गंभीर आर्थिक संकट में चला गया। चैप्टर 4 1991 से 2000 एलपीजी रिफॉर्म और आर्थिक क्रांति। 1991 में भारत ने सबसे बड़ा इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट देखा। इस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर एक रेवोल्यूशनरी पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स लागू किया। इस पैकेज को हम एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम लगभग समाप्त कर दिया गया। एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा फ्रीडम मिली। प्राइवेटाइजेशन, पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हुआ। एयर इंडिया, मारुति, वीएसएनएल जैसे यूनिट्स में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई अलाउड किया गया। 1995 में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद भारत ने ट्रेड को और लिबरलाइज किया। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर्स में रैपिड ग्रोथ हुई। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज ने वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देना शुरू किया। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 1991 में जहां $150 मिलियन था, वो 2000 तक बढ़कर $8 बिलियन हो गया। इंडियन मिडिल क्लास उभर कर आई, जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का बेस बन गई। चैप्टर 5 2000 से 2014 टेलीकॉम रेवोल्यूशन, उड़ान और ग्लोबल रिकॉग्निशन। 21st सेंचुरी के प्रारंभ में भारत ने आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन का अनुभव किया। 2004 में मोबाइल फोन यूजर्स 1 करोड़ थे। 2014 तक यह संख्या 90 करोड़ के आसपास पहुंच गई। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट बन गया। 2004 से 2008 तक जीडीपी ग्रोथ 9% के आसपास रही। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे स्कीम्स लॉन्च किए गए। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन भारत ने इसे अच्छी तरह झेला। यह भारत के स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रूडेंट बैंकिंग प्रैक्टिसेस की वजह से पॉसिबल हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार ने आरटीआई, एमएनआरईजी जैसे सोशल एम्पावरमेंट के स्कीम्स शुरू किए, लेकिन करप्शन जैसे स्कैम्स, 2G, कॉमनवेल्थ से पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा। 2010 तक भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। आईटी एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन के पार चुके थे। चैप्टर 6 2014 से 2020 डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया और रिफॉर्म्स की आंधी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई नए इनिशिएटिव्स आए। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आधार लिंकेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट दिया गया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाया। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया गया। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स आए। जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 40 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए। स्वच्छ भारत मिशन, सैनिटेशन और हाइजीन पर जोर दिया गया। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, जो फेडरल स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी लाया। स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया गया। 2016 में डीमोनेटाइजेशन एक कंट्रोवर्शियल स्टेप था, जिसका उद्देश्य ब्लैक मनी और करप्शन से लड़ना था। 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव माना गया है। 2019 में भारत ने ASAT मिसाइल टेस्ट किया, जिससे हमने स्पेस डिफेंस में कैपेबिलिटी दिखाई। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया। भारत भी प्रभावित हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन कैंपेन, पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स ने देश को संभालने में मदद की। चैप्टर 7 2021 से 2025 विकास, विश्वास और विश्व गुरु बनाने की ओर। 2021 के बाद भारत ने तेजी से इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने भारत के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को रोबस्ट और सस्टेनेबल कहा। की अचीवमेंट्स, UPI ट्रांजैक्शंस, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन गया। मंथली ट्रांजैक्शंस 15 बिलियन के पार हो गईं।
PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर मॉड्यूल्स जैसे सेक्टर्स में निवेश आया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2023 तक भारत $2.5 बिलियन का डिफेंस सामान एक्सपोर्ट करने लगा। ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी में भारत टॉप 3 में आया। सेमीकंडक्टर मिशन, भारत ने चिप मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री की। माइक्रॉन और फॉक्सकॉन जैसे प्लेयर्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए। 2023 में भारत ने यूके को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई और 2025 में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। IMF के अनुमान के अनुसार 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। 2025 के बाद भारत की नई उड़ान। आने वाले समय में भारत AI और डीप टेक में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में है। रिन्यूएबल एनर्जी में नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य 2070 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। भारत के युवाओं का इनोवेशन और स्किल बेस दुनिया में डिमांड में है। भारत अफ्रीका, आसियान और सेंट्रल एशिया जैसे नए मार्केट्स में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। सीपा, FTA जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत की ट्रेड ग्रोथ को और मजबूत बना रहे हैं। एक देश जो 1947 में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, आज दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर्स में गिना जा रहा है। ये कहानी है संकल्प, तपस्या और युग पुरुषों के नेतृत्व की। भारत ने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकते हैं। आने वाला समय भारत का है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर किसी दिन एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।